हेलो, मैं चेतनलाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के अंतर्गत जो संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत का जो अध्याय है उसके अंतर्गत संस्कृति के संवर्धन के सिद्धांत के अंतर्गत हमने पूर्व के कालांश में पढ़ा था बुद्धि विकासवाद का सिद्धांत, अर्थात संस्कृति का किस तरह से समाज में विकास हुआ। तो उसके वो नव विकासवाद की कुछ कमियों को लेकर के कुछ आलोचक ने अपने कुछ संप्रदाय विकसित किए। उसमें पहला संप्रदाय था प्रसारवादी संप्रदाय। तो प्रसारवादी संप्रदाय के जो समाजशास्त्री हुए उन्होंने का ये कहना था कि 20वीं सदी के प्रारंभ में जो प्रसारवादियों ने उद्विकासवादियों के एक मार्गी उद्विकास, मानव की मानसिक एकता और स्वतंत्र आविष्कारों के तर्कों का इन्होंने खंडन किया और कहा कि मानव की आविष्कार करने की जो क्षमता है वो सीमित है। विभिन्न संस्कृतियों में जब हम समान संस्कृतियों के तत्व देखते हैं तो इसका कारण स्वतंत्र रूप से आविष्कार न होकर के प्रसार है। तो मानव ने अनुकरण करने और ग्रहण करने की जो शक्ति है वो सीमित है। अतः जब भी दो संस्कृति समूह संपर्क में आते हैं तो उसमें एक दूसरे के रीति रिवाज, प्रथाओं, धर्म, कला, संस्कृतियों आदि का आदान प्रदान होता है और अधिक शारीरिक निकटता होने पर भी सांस्कृतिक प्रसार के भी अधिक अवसर होते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप एक स्थान पर सांस्कृतिक आविष्कार के जो तत्व हैं वो दूसरे स्थान पर फैलते हैं और इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि प्रसारवाद की स्थिति इसमें पैदा होती है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले व्यक्ति अपनी संस्कृति को दूसरे स्थान पर फैलाने में योग देते हैं। तो स्पष्ट रूप से प्रसारवादियों ने इसके कई उदाहरण बताए जिससे हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। उनका यह कहना था कि कोई भी सांस्कृतिक समूह दूसरे सांस्कृतिक समूह की संस्कृति या सांस्कृतिक तत्वों को उसी समय अपनाएगा जब वह उसके लिए अर्थपूर्ण होगी या उपयोगी होगी। दूसरी बात, प्रसार के दौरान सांस्कृतिक तत्व अपने मूल रूप से नहीं रह सकते, वरना उसमें परिवर्तन आ ही जाते हैं, तो जिससे वे अपने आप को नए पर्यावरण के अनुरूप बना सके। तीसरी बात, प्रसार साधारणतः उच्च संस्कृति से निम्न संस्कृति की ओर विकसित होता है, यानी कि अविकसित संस्कृति की ओर होता है। इसी प्रकार सांस्कृतिक प्रसार के कारण जो ग्रहण करने वाले समूह में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन घटित हो सकते हैं। कभी कभी तो प्रसारित होने वाले सांस्कृतिक तत्व बिना किसी प्रसार के हलचल मचाए भी दूसरे समूह में घुल मिल जाते हैं और कभी कभी ये परिवर्तन के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। तो सांस्कृतिक प्रसार में कुछ बाधाएं भी हैं, जैसे यातायात एवं संचार के अभाव, समुद्र, रेगिस्तान और पहाड़ और दलदल में तो संपर्क का अभाव भी है। तो इस प्रकार प्रसारवाद के जो जन्मदाताओं ने सांस्कृतिक परिवर्तन एवं परिवर्धन को एक नया मोड़ दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ सभी स्थानों पर सांस्कृतिक प्रसार हुआ, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रसार के केंद्र कौन कौन से हैं। तो इस प्रश्न पर प्रसारवादियों में मत भिन्नता थी। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि प्रसारवादियों के भी 3 संप्रदाय बन गए, जिसका हम संक्षिप्त में यहाँ चर्चा कर सकते हैं। तो प्रसारवादी संप्रदाय के जो 3 प्रकार थे उसमें पहला था ब्रिटिश प्रसारवादी या पान इजिप्शियन संप्रदाय। तो अंग्रेज प्रसारवादी संप्रदाय मानवशास्त्र इत्यादि सबसे बाद में आया और सबसे पहले लुप्त भी हो गए। इस संप्रदाय में मानवशास्त्र में भीषण विवाद को जन्म दिया। इलियट स्मिथ इस संप्रदाय के संस्थापक थे और डब्ल्यू.जे. पेरी इसके समर्थक भी थे। स्मिथ कैरियो विश्वविद्यालय में शरीर रचना शास्त्र के प्रोफेसर और विशेषज्ञ थे। तो उन्होंने अध्ययन और अध्यापन अनुसंधान के दौरान लंबे समय तक मिस्र में निवास किया और उन्होंने प्राचीन इजिप्शियन एवं माइग्रेशन ऑफ अर्ली कल्चर नामक पुस्तक प्रकाशित की। तो इन रचनाओं में उन्होंने मिस्र को भी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बताया। तो स्पष्ट है कि मिस्र की सभ्यता में से बहुत प्रभावित हुए और अपने अध्ययन के द्वारा इन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि भूमध्य सागर के जो प्रदेश हैं, जिसमें अफ्रीका, भारत, इंडोनेशिया, पोलिनेशिया और अमेरिका में भी संस्कृति का प्रसार मिस्र से ही हुआ है।
और मिस्र में संस्कृत का जन्म जो है ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ। तो स्मिथ की ये मान्यता थी कि विश्व की कला तथा हस्तकला, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संगठन, विश्वास एवं संकेतवाद अधिकतर मामलों मसाले की सहायता से सड़ने से बचाने की प्रथा से विकसित हुए। तो मिस्री संस्कृति का केंद्र स्थल क्यों रहा? इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार से पेड़ पौधे और जीव जंतु के जन्मने और फलने फूलने के लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संस्कृति के फलने फूलने के लिए भी अनुकूल पर्यावरण चाहिए, और वह पर्यावरण मिस्र में उपलब्ध था। तो पेरी ने भी अपनी पुस्तक द चिल्ड्रन ऑफ द सन में इस संप्रदाय का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोगों में विश्वास है कि शासक सूर्य से अवतरित होते हैं। मिस्र की देन है, मम्मीकरण है, पिरामिड है, स्वर्ण तथा मोतियों को अधिक महत्व देना आदि भी विश्व को मिस्र की सभ्यता की देन है। तो इनकी ये मान्यता थी कि मानव जाति के आविष्कार करने की क्षमता लगभग शून्य है और वे स्वतंत्र रूप से आविष्कार होने की बात को स्वीकार नहीं करते, बल्कि मिस्र को संस्कृति का उद्गम स्थल मानते हैं। तो पेरी ने भी यही बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जो प्रचलित टोटमवाद है, कंबोडिया और अफ्रीकी इंडियन जातियां हैं में प्रचलित जो पिरामिड निर्माण कला है वो मिस्र से ही वहाँ प्रसारित हुई। तो अफ्रीका में यह प्रथा है कि अनुष्ठानों में प्रयोग किए गए राजा की जांघ की हड्डी को सुरक्षित रखा जाता है। स्मिथ इसे मिस्र के मम्मीकरण का प्रसार मानते हैं। तो पत्थरों से स्मारक बनाना भी विश्व को मिस्र की देन। तो पेरी मिस्रवादियों को सूर्य पुत्र कहकर पुकारते थे और उन्हें समस्त उच्च संस्कृति का जनक मानते थे। तो इस संप्रदाय के लोगों ने मिस्र को इस सभ्यता का उद्गम स्थल माना है, अतः इसे हम पान इजिप्शियन भी कहते हैं। तो इस संप्रदाय की आलोचना अनेक मानवशास्त्रियों ने इस आधार पर की कि इनके विचार अवैज्ञानिक और संकीर्ण। अब मिस्र को इस सभी संस्कृतियों का उद्गम स्थल मानना तो हास्यास्पद है, क्योंकि स्मिथ लंबे समय तक मिस्र में रहे, उनके विचार पक्षपातपूर्ण हो गए। यदि वे मिस्र के स्थान भारत में रहे होते तो भारत को संस्कृत का उद्गम स्थल कह सकते थे। तो स्वतंत्र आविष्कार को न मानना भी उचित नहीं है। कई ऐसे उदाहरण भी है जो प्रकट करते हैं कि कई सांस्कृतिक तत्वों का आविष्कार अलग अलग स्थानों पर स्वतंत्र रूप से हुआ है, न कि उसका प्रसार। इसी संबंध में हड्डन का भी मत है कि बंदूक का आविष्कार एशिया एवं अफ्रीका में स्वतंत्र रूप से हुआ। चिकित्सा तथा जादू में सुझाव का जो प्रयोग है वह अमेरिकन इंडियन द्वारा ही सर्वप्रथम किया गया। तो जिस प्रकार से कई मानवशास्त्रियों ने भारत, एशिया, यूरोप में सभ्यता के मूल स्रोत को ढूंढने का प्रयास किया, उसी प्रकार से इलियट ने भी मिस्र को सभ्यता का केंद्र माना। अब दूसरा जो संप्रदाय था वह था जर्मन प्रसारवादी या सांस्कृतिक ऐतिहासिक संप्रदाय भी इसको हम कह सकते हैं। तो जर्मन ऑस्ट्रेलियन संप्रदाय का दृष्टिकोण अधिक तर्कपूर्ण एवं परिष्कृत है। इन्होंने उद्विकास और प्रसार दोनों का मिश्रण किया। इन्हीं के अगुवा जो फादर सीमिट तथा जो समर्थक में थे एंकरमैन, एफ ग्रेबनर, ई फॉय आदि थे। तो इस संप्रदाय को कल्चर क्रीज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है सांस्कृतिक चक्र या सांस्कृतिक घेरा। तो इन लोगों की मान्यता थी कि प्रत्येक संस्कृति के प्रसार का एक घेरा होता है और हम ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर इस घेरे को ज्ञात करते हैं। तो ब्रिटिश प्रसारवादियों की तरह जर्मन प्रसारवादी किसी एक ही स्थान को संस्कृत का उद्गम स्थान नहीं मानते, बल्कि उनकी मान्यता है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर संस्कृत का जन्म हुआ और फिर दूसरे स्थानों पर प्रसार हुआ। इस प्रकार से इस संप्रदाय के लोग उद्विकास एवं प्रसार दोनों को स्वीकार करते थे। समय समय पर विभिन्न स्थानों पर संस्कृति के तत्वों का जन्म होता रहा और वे दूसरे स्थानों पर फैलते रहे। यदि हम संस्कृति के तत्वों का जन्म होता है दूसरे स्थानों पे, तो दूसरे स्थानों फैलती भी है। यदि हम सांस्कृतिक तत्वों के इतिहास को अगर ज्ञात करें तो यह तो स्पष्ट हो ही जाएगा कि इसका उद्गम स्तंभ कहाँ है, किस स्थान से होकर प्रसारित हुआ है। क्योंकि यह संप्रदाय सांस्कृतिक तत्वों के इतिहास को ज्ञात करने पर जोर देता है, इसलिए उसे ऐतिहासिक प्रसारवादी संप्रदाय भी कहते हैं। तो ग्रेबनर ने सांस्कृतिक प्रसार को ज्ञात करने की दो विधियाँ बताई। एक तो फॉर्म के रूप में यानी कि स्वरूप, और दूसरा संख्या यानी क्वांटिटी। जब कभी भी दो सांस्कृतिक समूह में सांस्कृतिक तत्वों की समानता दिखाई दे तो ये याद करना चाहिए कि उनके स्वरूप और संख्या में कितनी समानता है, और इसी आधार पर हम ये याद कर पाएंगे कि प्रसार हुआ या नहीं। जहाँ जितनी अधिक समानताएं पाई जाएगी प्रसार की उतनी अधिक संभावना होगी।
तो इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये सिद्धांत हमें प्रसार क्या है का ज्ञान कराता है, किंतु ये नहीं बताता कि प्रसार क्यों होता है। और तीसरा जो प्रसारवादी जो तंत्र था वह था अमेरिकन प्रसारवादी। इस सिद्धांत के जो प्रमुख नेता थे वो अमेरिका के मानवशास्त्री थे फ्रेंच बोआस, और दूसरे थे क्लार्क विस्लर। इन्होंने सांस्कृतिक प्रसार क्यों होता है को प्रकट करने का प्रयास किया और जर्मन प्रसारवादियों की कमी को दूर किया। इन विद्वानों ने सांस्कृतिक तत्वों की व्याख्या करके उनके मिलन और आत्मसात का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया। तो फ्रेंच बोआस ने उत्तरी अमेरिका और विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभक्त करके वहाँ की खाद्य सामग्री, धर्म, सामाजिक संगठन, गृह निर्माण कला आदि का अध्ययन किया और एक क्षेत्र में से दूसरे क्षेत्र में होने वाली प्रसार का भी उल्लेख किया। तो विस्लर ने भी बोआस की इस अध्ययन पद्धति को अपनाया और अमेरिका तथा अफ्रीका को विभिन्न सांस्कृतिक भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त करके उनका अध्ययन किया। तो विस्लर की मान्यता है कि विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों का जन्म उस संस्कृति के केंद्र में होता है और धीरे धीरे बाहर की ओर फैलता है। तो प्रसार के दौरान सांस्कृतिक तत्व जो है पर्यावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। प्रमुखतः जो अभौतिक तत्वों में अधिक परिवर्तन होते हैं और सीमा पर पहुँचते पहुँचते वे हल्के पड़ने लगते हैं और उन पर दूसरे सांस्कृतिक समूह का प्रभाव भी पड़ने लगता है। तो जहाँ दो सांस्कृतिक समूह की जो सीमाएँ मिलती हैं वहाँ दोनों के सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण देखा जा सकता है। तो ऐसे क्षेत्र को हम विस्लर सीमा सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। तो विस्लर की मान्यता है कि पहाड़, दलदल, समुद्र, रेगिस्तान, घने जंगल आदि जो है ये सांस्कृतिक प्रसार में बाधा पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से प्रसारवादी संप्रदाय के अंतर्गत 3 प्रसारवादी संप्रदाय का हमने यहाँ वर्णन किया। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।